हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं गणित के जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो बार बार आपसे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में हूबहू यही क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से दोस्तों पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत गणित के 6 क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सभी 6 प्रकार के हैं। दोस्तों आप बने रहे इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों तो चलिए हम लोग देखते हैं वे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे जो है बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से नहीं पता है तो फिर आप एग्जाम में इसको नहीं कर पाते हैं, गलती कर ही देते हैं। तो चलिए, कह रहा है जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य के, कह रहा जतिन एक वस्तु को इसके मूल्य के 10% कम दाम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% अधिक दाम पर बेचता है, तो वस्तु का लाभ बताइए। देखिए यहाँ कह रहा है कि जतिन जो है ना एक वस्तु को जो भी उसका मूल्य है, जो भी उसका वैल्यू है, जब खरीदता है तो 10% कम दाम पे खरीदता है, जब बेचने जाता है तो उस वस्तु के मूल्य से, यहाँ ये बहुत बड़ी ध्यान देने की चीज होती है, यहाँ मूल्य से तो 10% कम दाम में खरीद रहा है और मूल्य से 10% अधिक दाम में बेच रहा है, जो भी उस वस्तु का वैल्यू है। तो यहाँ उस वस्तु का मूल्य नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं कि माना जो वस्तु का मूल्य है, यानी माना वस्तु का जो मूल्य है ना वो क्या है मेरे भाई, यहाँ पे मान लीजिए 100 रुपया है या उस वस्तु का मूल्य 100 है। जब उस वस्तु का मूल्य 100 है तो जब वो क्रय करने चलता है, यानी जब उस वस्तु को जतिन खरीदता है तो खरीदते वक्त क्या करता है कि उसके मूल्य से 10% कम देता है। यानी जाहिर सी बात है कि 100 का जैसे ही 10% करिएगा तो 10/100 होगा, 10 आएगा। अब 10 कम हो गया, 100 में से 10 कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि 90 में। या ऐसे भी यह जो 100 रुपया है और यह जो वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, यह अपने आप में देखा जाए तो 100% है। अब 100% दाम न देके 10% दाम आपने कम करा दिया इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी 100 का आपने 10 कम कराया है तो अभी भी 100 का 90 दे करके जतिन ने वस्तु को खरीदा होगा। तो या तो डायरेक्ट आप 100 का, अगर आप 100 का 90% निकाल, देखिए कम होने पर 100 में से घटाते हैं, 100 में से जैसे ही 10% घटाएंगे तो 90% बचेगा। अब 100 का 90% करिएगा आप ना तो 90/100 करिएगा तो 90 ही आ गया। ये तो पता हो गया आपको। चलिए ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ पाए। तो ये रहा आपका कि अगर वो जो है उस वस्तु का मूल्य 100 रुपया है तो 10% जब कम में खरीदा जाएगा तो 90 रुपये में खरीदा जाएगा। अब वो 90 रुपये में खरीदा, लेकिन बेचा कितने में है। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जो बेच रहा है वह उसके मूल्य से, यानी मूल्य अभी भी 100 का 100 है, यानी बेचता है तो मूल्य से भी ज्यादा में बेचता है। कितना प्रतिशत? 10%। तो 100 का जैसे ही 10% करिएगा तो 10 ही तो आएगा ना, और 10 आएगा तो 10 ज्यादा, यानी 100 में फिर 10 जोड़ देंगे आप, यानी 110 रुपये। यहाँ सीधी सी बात है, 100 का 10% ज्यादा में बेच रहा है, यानी ज्यादा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% आएगा। 110% का मतलब क्या हुआ? 110/100, यानी 110 रुपये में बेच रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि कोई वस्तु 90 रुपये में खरीदी जाए और 110 रुपये में बेची जाए तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो जो लाभ हो रहा है भाई, बेच रहा है 110 में, खरीदा है 90 में, इसका मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ लाभ का प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 अब बटा होता है क्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है? 20 का, गुणे 100 कर देना है और अपान क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य जरा ध्यान देना है, धंधे में जो भी लाभ या हानि देखते हैं वो हम क्रय मूल्य के सापेक्ष देखते हैं। यानी खरीदा कितने में है? 90 में। तो 20 गुणे 100/90, 0 से 0 कट गया, 200/9 आ गया। इसको काटिएगा, 2 9 18, 2 9 18, 2, यानी 22 सही 2/9% का क्या होगा? लाभ होगा। कभी यदि इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु को जो है
उसके मूल्य से जो है 20%। अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बना रहा हूं बहुत फास्ट। अब जैसे इसी टाइप में कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया नहीं जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वस्तु को खरीदते समय 20% कम दाम में उसके मूल्य से खरीदा जाता है, जब बेचा जाता है तो उसके मूल्य से 20% अधिक दाम पे बेच दिया जाता है, तो ऐसे में उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो कुछ नहीं, वस्तु का मूल्य आपने 100 मान लिया, वैल्यू उसका 100 मान लीजिए कि चलिए उसका जो वैल्यू है वो 100 है, लेकिन खरीदते वक्त क्या कर रहे हैं आप 20% कम कर दे रहे हैं। इसका मतलब 20% कम करिएगा 100 का, 20 कम करिएगा तो 20% करिएगा तो 20 आएगा, और 100 से 20 घटाइएगा तो 80। लेकिन जब बेच रहा है तो 20% ज़्यादा हम बेच रहे हैं, यानी 100 का 20% करिएगा तो 20 ही आएगा, और 100 को 20 में जोड़िएगा तो 120। कोई सामान 80 में खरीद कर 120 में बेचा जा रहा है तो कितने का फायदा लिया जा रहा है, 8 4 12 यानी 40 रुपए का। जब 40 रुपए का फायदा लिया जा रहा है और 40 गुणे 100 अब बटा जो है किसके सापेक्ष, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है 80, 40 दूना 80, और यहाँ आ जाएगा आपका 50%। तो यह भी सवाल जो मैं आपको ऐसे ओरल में बता रहा हूँ, यह भी सेम क्वेश्चन इस टाइप का भी बन करके आया है कि एक वस्तु को उसके मूल्य से 20% कम दाम में खरीदा जाता है और 20% अधिक दाम पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु पर होने वाला लाभ बताओ। तो उस वस्तु पर जो होने वाला लाभ होगा मेरे भाई वो कितना होने वाला है, आपका जो है 50%। तो ऐसे सवालों को अब आप अच्छे से समझ चुके हैं, तो कुछ नहीं, बहुत आसान होता है भाई। सीधा उसका मूल्य 100 लिखिए और यहाँ पे कास्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 20% कम में खरीदा जा रहा है और 20% ज़्यादा में बेचा जा रहा है। 100 का 20 कम करिएगा 80 आएगा, 100 का 20% ज़्यादा करिएगा 120 आएगा। इसका अंतर करिएगा तो लाभ निकल जाएगा, घटाइएगा तो कितना आ गया आपका 8 4 12 40 आ रहा है। प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा, लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य क्या बनने वाला है, यहाँ पे खरीदा कितने में है 80 में। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से बड़े आराम से 50%। तो यह भी सवाल पूछा गया है। अब आपको समझ में आ गया इस टाइप का क्वेश्चन, अब आप बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा सवाल है, कहता है एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। कोई धार्मिक आयोजन था भाई, उसमें आए हुए स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, जो पूर्व का अनुपात आप देख रहे हैं, जो पूर्व का अनुपात है स्त्री पुरुष का, वो कितना है, स्त्री पहले है और बाद में पुरुष। तो एक धार्मिक आयोजन में आए स्त्री पुरुषों का अनुपात जो है 3:2 क्या है, 2 है। कह रहा है कि 20 और पुरुष के आ जाने से इसका अनुपात उल्टा हो गया। कह रहा है 20 पुरुष क्या करते हैं भाई, और आ जाते हैं, तो 20 पुरुषों के और आ जाने से यह अनुपात उलट जाता है। उल्टा होने का मतलब जो 3:2 है वो 2:3 हो गया। जाहिर सी बात है पुरुष की संख्या बढ़ाएंगे तो पुरुष का अनुपात बढ़ेगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी थी। आप स्त्री की संख्या तो बढ़ाए नहीं है, जो पहले स्त्रियां होंगी वही अब भी होंगी। तो इस टाइप के सवाल को आप कैसे लगाएंगे, बस एक लाइन का काम है आपका, जरा ध्यान देना है। देखिए जो स्त्री पुरुष की संख्या का अनुपात पहले है ना, देखिए स्त्री और यहां लिख लेंगे आप पुरुष, इनका जो अनुपात है वो लिख लीजिए 3:2। अब चलिए यहां से इसकी संख्या बना लेते हैं। तो माना कितनी स्त्रियां हैं, तो अनुपात के सहारे संख्या बन जाएगा। अब यह 3x स्त्री हो जाएगी और यह 2x पुरुष हो जाएगा। तो मान लीजिए कि स्त्रियों की संख्या 3x थी पहले, पुरुषों की संख्या 2x थी। तो अब क्या हो रहा है, कौन बढ़ रहा है, पुरुष बढ़ रहे हैं। तो कुछ नहीं, आप यहाँ लिख देंगे स्त्री की संख्या ऊपर 3x और यहाँ पे बटा में लिख दीजिए पुरुष की संख्या 2x। ये 3x स्त्रियां हैं, यह 2x पुरुष की संख्या है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, किसको बढ़ाया जा रहा है, तो कौन आ गए, पुरुष आ गए। कितना आ गए, 20 आ गए, तो 20 बढ़ा दीजिए, पुरुषों की संख्या को 20 बढ़ा दीजिए। तो कह रहा है कि यह अनुपात उल्टा हो जाता है, मतलब जो पहले 3:2 था अब 2:3 हो गया। और ऊपर आपका क्या आपने लिखा है, स्त्री, अब बटा नीचे क्या है देखा जाए तो पुरुष। यहाँ पर ये मामला चल रहा है, तो बस लग गया क्वेश्चन। अब देखिए पूर्व में स्त्रियां 3x हैं, पूर्व में पुरुष 2x हैं, बाद में क्या हो रहा है 20 पुरुष और आ जा रहे हैं, तो अनुपात उलट जा रहा है। देखिए अनुपात 2:3 का मतलब क्या हुआ, 2/3 उल्टा करिएगा तो यही चीज यहाँ पर बस इतना ही करना है आपको, लग गया। तो 3 3 का 9x, 2 दूना के 4x
अधन हो जाएगा आपका 40। तो ये घटाइएगा तो 5x बराबर हो गया 40 और काटिएगा तो 5 और 8 40, यक्स की वैल्यू 8 आ गई। 8 आने का मतलब आपसे कह रहा है कि कितनी स्त्रियां थी, तो स्त्रियां तो 3 यक्स थी ना, तो बस स्त्री की संख्या आपसे पूछा है, तो बस स्त्री की संख्या क्या हो जाएगा 3x, यानी 3 गुणे 8 कर दीजिएगा तो 8 3 को 24, यानी स्त्रियों की संख्या क्या थी 24 थी। ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो ये बहुत आसान होता है इसको लगाना, अब आप समझ पाए होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, कह रहा है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्री एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि जो है उसमें 20 पुरुषों को शामिल कर लिया गया बाद में, तो यह अनुपात उलट जाता है। तो भाई देखिए जो पहले 3:2 अनुपात है वहां से स्त्री पुरुष बना लीजिए, तो स्त्रियां 3x पुरुष 2x, कौन बढ़ रहा है बढ़ा दीजिए, पुरुष बढ़ रहे हैं तो पुरुष को बढ़ा दीजिए। तो क्या मामला हो जा रहा है, अनुपात उलट जा रहा है, 3:2 से 3:2 का मतलब क्या हुआ 3/2 हुआ, और 2:3 का मतलब क्या हुआ 2/2। बस यही तो करना है। जो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 8 आ जा रही है, तो अब आपको आपकी जो स्त्रियां हैं वो क्या माने हैं आप 3x माने हैं, तो 8 3 का 24 हो जाएगा। तो 24 आपकी जो है स्त्रियां थी, और अगर पुरुष की बात करेंगे तो आपका 8 दूना के 16 पुरुष थे। ठीक है, अगला सवाल है 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ABC है। देखिए जो ABC है ना, यह अशून्य संख्या है, यानी इसका मान शून्य नहीं हो सकता। और कह रहा है यदि कह रहा है आपसे, बहुत अच्छा सवाल है, यदि A/2 B/3 C/4 इज इक्वल टू 2A - 3B + 5C और अपान K है, यदि ये सभी चारों मान आपस में बराबर हैं, तो आपसे कह रहा है कि K का मान कितना होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है। कभी कभी तो ये वाला ही बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि A/2 B/3 और C/4 इन तीनों के मान आपस में बराबर हैं, तो ABC का अनुपात क्या होगा, A संबंध B संबंध C। तो याद रखना, जब ये अपान के रूप में दिया होगा, जब ये भिन्न के रूप में ये आपस में बराबर हों, तो इसका जो आपका मान होता है वो डायरेक्ट लिख दिया करिए 2 संबंध 3 संबंध 4, यानी A का मान 2 होगा, A का मान 2, B का मान 3, C का मान 4। क्यों? क्योंकि जब सभी का मान सभी के बराबर है ना, तो आप इन सभी को K मान सकते हैं। तो A का मान 2 के, B का मान 3 के, C का मान, कहने का मतलब इस टाइप। ये क्वेश्चन भी इतना ही पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि बहुत यूनिक है, इसको आगे और बढ़ा दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई बात नहीं। देखिए ये चारों मान आपस में बराबर हैं, तो सभी का मान सभी के बराबर है, चारों का मान। तो यहां से देखिए A की वैल्यू क्या होने वाली है 2, अब B का मान क्या निकल जाएगा, यहां से जरा देखा जाए तो B का मान आपका 3 और C का मान क्या हो जाएगा 4। और यहां पर जो आपका 2A - 3B धन 5C है, इसका मान किसके बराबर होगा K के। यदि हम सभी का मान कोई एक मान लें, चलो सभी का मान 1 है, तो A का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B का मान भी क्या हो जाएगा 3, C का मान क्या हो जाएगा 4, और इसका मान क्या हो जाएगा K के बराबर। बस, तो यहां से K का मान, अब देखिए सारे ABC के मान पता है, तो बैठा दीजिए 2 × 2 और -3 × 3 धन 5 × 4 कर दीजिए बराबर K। ये देखिए 2 दूना 4, 3 3 का 9 और 5 चौको 20, यहाँ आ गया K। तो जोड़िएगा तो 20 4 आपका 24 हो जाएगा, में से 9 घटाएंगे तो आपका 14 है, तो 9 5 14 यानी 15 हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि K का जो मान है वो कितना आ गया आपका 15 आ गया, जो कि देखिए यहाँ पे दिया गया। K का मान ज्ञात कीजिए 15 है। तो जब भी ऐसे सवाल आए, ये बहुत यूनिक सवाल है, बिल्कुल अलग टाइप का है, देख रहे हैं आप। ये यहाँ पे चारों मान यदि आपस में बराबर हो, तो यहाँ से आपसे K का मान, ठीक है, तो इन सभी का मान K के बराबर हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप ये चीज, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। काफी अच्छा एक क्वेश्चन था। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन चीज आप समझ लो, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहता है यदि जो है 3A = 4B = 5C हो, तो आपसे कह दे A संबंध B संबंध C का मान बताओ, तो कितना होगा। और यदि एक सवाल ये बन के आता है, यदि A/2 B/3 और C/5, तो आपसे कहता है A संबंध B संबंध C तीनों का अनुपात। तो ये एक सवाल हो गया, यह दूसरा सवाल, और मैंने यहाँ पे तीसरा सवाल जो था आपका, जो ये वाला अभी आपसे जो बात हुई है। लेकिन यदि यह ऐसा आ जाए कि 3A = 4B = 5C, तो ABC का मान बताओ, यानी तीनों का अनुपात।
तो कुछ नहीं, इसका अनुपात होगा 1 जब ये सारी चीजें ऊपर रहेंगी, भिन्न के रूप में नहीं रहेंगी, तो इसका जो अनुपात होगा वो व्युत्क्रम होगा, यानी 1/3 संबंध 1/4 संबंध 1/5। इसको हल करके सरल करके बना लेंगे। अगर यह इस टाइप में दिया है भिन्न के रूप में, तो इनका जो अनुपात होने वाला है वो होगा बस डायरेक्ट ये गिनतियां 2 संबंधे 3 संबंधे 5। ये आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला तो मैंने आपको बता ही अब दिया। चलिए इस टाइप का भी कर लेंगे आप। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर सकती हैं, इसी मैदान को कितनी गायें 12 दिनों में, इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें। देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा अलग हटा हुआ है। एक मैदान को 44 गायें 9 दिन में चर सकती हैं, उसी मैदान को कितनी गायें कम या ज्यादा गायें 12 दिन में चरेंगी। देखिए तो सबसे पहले यहाँ देखिए गाय है और आप लिख देंगे यहाँ पर मान लीजिए दिन। हालांकि ये यमोन D1 ट्रिक से भी लगेगा, यमोन D1 इज इक्वल टू M2 D2, तो ये तो लग जाएगा यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से भी समझिए। तो ये 44 गाय हैं भाई और ये 9 दिन में चर लेती हैं। अब कह रहा है इसको 12 दिन में ही उसी घास को चरना है, तो कितनी गायों की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप देख रहे हैं कितनी, अब लेकिन पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि अगर 9 दिन में चरने को हो भाई, हमें आप 44 गाय हैं तो 9 दिन में घास को चर जाती है उस मैदान की। अगर वही मैदान हो, वही घास हो, 12 दिन अगर रहेगा, अगर 12 दिन का समय रहेगा तो कितनी गाय। देखिए गाय और दिन है, यहाँ देख रहे हैं कि दिन आपका बढ़ रहा है तो गायों की संख्या ऑलरेडी घटेगी। कम गायें भी जो है 12 दिन में चर सकती हैं। कहने का मतलब हमेशा इसमें विलोमानुपात होगा। जब विलोम होता है तो उल्टा लिखते हैं, 44/x बराबर, ये आपने ऐसे लिखा तो ये पलट दीजिएगा 9 इसको अगर आप अंश बटा हर बनाते हैं तो फिर ये होगा 12/9। या आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही तो ट्रिक से आप तो लगाते ही हैं। यमोन D1 का मतलब 44 गायें और D1 के जगह 9, यमोन D1 यानी 44 × 9 बराबर M2 कितना आपका x और D2 कितना 12। तो यहाँ से भी देखिए 3 तिली का 9, 3 चौको 12 और 11 तियां 33, यानी x का मान आ गया 33 गायें। अब जरा ध्यान देना, 12 दिन में 33 गायें चर देंगे। अगर 12 दिन में चरना हो तो कितनी गाय चाहिए मेरे भाई 33। यहाँ से भी वही आएगा, देखिए 3 चौको 12, 3 तिली का 9 और ये काटिएगा तो 11 और 11 तियां 33। यहाँ से भी वही चीज आ रहा है, कितनी गायें। तो कह रहा है कि कितनी कम या गायें चरेंगी। तो यहाँ आंसर देखिए दिया है 11 गायें कम, 11 गायें ज्यादा, 12 गायें कम, 15 गायें ज्यादा। देखिए आपके पास पहले ऑलरेडी कितनी गाय थी, तो पूर्व में आपके पास देखा जाए तो कितनी गाय थी 44 गाय थी। और अब कितनी गायें हैं, बाद में कई गायों को जो है चरने की आवश्यकता है, 33 गायें 12 दिन में चर देंगी। तो आखिरकार इसमें से बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। तो भाई अब तो 33 गाय ही उस घास को चरेंगी ना, तो इसका मतलब 11 गाय हमें ज्यादा करना। अब घटाइएगा तो 11 गाय आ रहा है, तो यह 11 गाय आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि 12 दिनों में चरने के लिए कह रहा है इसी मैदान को कितनी गायें कम या ज्यादा गायें चरेंगी। तो 11 गायों को कम करना होगा, पहले से 11 गाय आप क्या करिएगा, कम करिएगा। तो लिखेंगे 11 गायें आप लिख देंगे कम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि यही देता कि अगर 44 गायें 9 दिन में चरती हैं तो 12 दिन में कितनी गायें चरेंगी, तो 12 दिन में चरेंगी 33 गायें। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, कह रहा कितनी कम या ज्यादा गायें जो है कर। तो आपके पास 44 गायें थी, आपको 33 गाय की ही जरूरत है, इसका मतलब यहाँ पे 11 गायें ज्यादा हैं। ठीक है, यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी परिवार की मासिक आय का ब्यौरा जो है इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। कहता है यदि शिक्षा एवं यात्रा पे खर्च का अंतर 4000 है। देखिए क्या क्या कह रहा है, शिक्षा एवं यात्रा पर खर्च का अंतर, यानी जो शिक्षा एवं यात्रा पे खर्च का जो अंतर है वो दोनों में फर्क 4000 रुपये का आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई पे ज्यादा खर्चा हो रहा होगा, इसका मतलब यात्रा पे कम, लेकिन दोनों का जो अंतर है वो 4000 रुपये का है। और एक पाई चार्ट आपके सामने दिया गया, जैसे ये चार्ट दिया गया, यहाँ पे आपका ये सारी चीजें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 25% में आपका एजुकेशन है, यानी एजुकेशन शिक्षा है, और यहाँ पे 20% में मकान का
मकान का जो है किराया है, ठीक है, यहाँ पे किराया है। और यात्रा पे खर्चा जो हो रहा है वो 15% का हो रहा है, 15% यात्रा है। और इसके बाद यहाँ पे 20% जो है वो भोजन पे खर्च है आपका, और यहाँ पे 20% वो बचत कर पाता है। ये अगर जोड़िएगा तो कुल 100% आएगा। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ यहाँ किससे है, हमें जो है कह रहा है तो फिर लास्ट में पूछ रहा है कि उस परिवार की आय कुल कितनी है। हमें देखिए शिक्षा एवं यात्रा पर किए गए खर्च का अंतर दिया है, तो हम किए गए खर्च का अंतर दिया और पूरे जो है परिवार की कुल आय मासिक कितनी ये हमें बताना है। कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे देखिए शिक्षा पर जो खर्च हो रहा है, शिक्षा, तो आप देख रहे हैं शिक्षा वाला जो खर्चा है वो पूरे खर्चे का 25% है, और जो यात्रा पे खर्चा हो रहा है वो कितना है, वो पूरे खर्चे का 15% है। तो दोनों का यहाँ अंतर कर लीजिए। जैसे ही दोनों का अंतर करिएगा, घटाइएगा, तो ये आपका जो है कै % आएगा, 10%। यानी यहाँ जो अंतर आ रहा है वो 10% का रहा है, और यही अंतर प्रश्न में कह रहा है किसके बराबर है, 4000। यानी शिक्षा एवं यात्रा पर किए गए खर्च का अंतर क्या आ रहा है, 4000, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से क्या है, 10। तो यही जो 10% है वह किसके बराबर है, 4000 के। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 और बराबर आपका 4000। अब यहाँ से 0 से 0 कटा, 0 1 का मान आ जाएगा 40,000 रुपये। यानी उस परिवार का जो महीने की कमाई थी वो 40,000 रुपये थी। उस परिवार की मासिक आय पूछ रहा था। या आप ऐसा भी मान सकते थे कि माना परिवार की मासिक आय कितनी है, पूरी आप मान सकते थे कि माना जो है जो मासिक आपकी आय है ना वो कितनी है, x रुपये है। तो यक्ष का कितना प्रतिशत भाई, पूरे का, यक्ष का 10%, कुल का 10%, यही नहीं शिक्षा में यात्रा का अंतर है। कुल का 10%, यही किसके बराबर है, 4000 रुपया के। तो यक्ष गुणे 10/100 करिएगा तो यही तो आपका 4000 होगा। काटिएगा 10 में 100 और ये गुणा करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट 40,000 रुपये, ठीक है। तो यही आपको तो बताना था। ये बहुत अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर लें। यहाँ पे शिक्षा एवं यात्रा का अंतर दिया था 4000, और आप बस कुछ नहीं, आप चार्ट को देखिए और 25% है और एक जो है 15%, अंतर 10% का रहा। यहाँ कुछ नहीं करना था, बस चित्र को देखते आप, अंतर 10% का, और यही कितना के रुपए के बराबर है, 4000। तो बस 10/100 बराबर आपका 4000। 10 में 100, 10 आ गया, 1 का मान कितना आ गया आपका, 40,000 रुपये। यही इतना करना ही है बस, आपको कुछ नहीं करना। अब चलिए आगे क्वेश्चन है, कहता है एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। देखिए कोई एक सर्वेक्षण हो रहा है, वहां कुल जो सर्वेक्षण हो रहा है ना, उस पूरे सर्वेक्षणों की संख्या बताई जा रही है 40 है। गौर करें आप, पहले मैं एक बार प्रश्न को पढ़ देता हूं। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षण का माध्य 4.5 हो तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताइए। ठीक है, कुछ नहीं, माध्य का मतलब औसत, माध्य से मतलब है एक तरह से देखा जाए तो एवरेज है, औसत है। तो देखिए भाई, कुल जो सर्वेक्षण जो हुए हैं, सर्वेक्षण में जो प्रेक्षण हुए, सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या वो पूरी कितनी है मेरे भाई, 40। और प्रथम 10, जाना ध्यान देना, प्रथम जो है शुरू से प्रथम 10 जो प्रेक्षण है उसका माध्य यानी औसत दिया है, कितना है आपका, वो दिया है प्रथम 10 का 4.5 एवरेज है। और जो शेष बच रहे हैं, शेष का मतलब क्या बच जाएंगे, 30। तो देखा जाए 30 प्रेक्षणों का औसत जो दिया है वो 3.5। तो देखिए हमें प्रथम 10 का औसत पता है कि प्रथम 10 का औसत 4.5 है, और शेष का मतलब शेष जो 30 बच रहे हैं उसका औसत 3.5 है। तो कह रहा है कि पूरे जो 40 प्रेक्षण हुए हैं उसका औसत बताइए। तो यदि हमें इन सभी प्रेक्षणों का कुल योग पता चल जाए, यानी 40 प्रेक्षणों का कुल योग पता चल जाए, उसमें 40 से भाग दे देंगे तो उसका औसत पता चल जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है। तो ये मात्र एक लाइन में लगने वाला क्वेश्चन है। वो क्या है, कुछ नहीं करना, आपको एक ही बार में निकल जाएगा। आपको जो है पूरे सर्वेक्षण का औसत यानी कि औसत या माध्य, पूरे सर्वेक्षण का माध्य एक लाइन में निकलेगा। कैसे निकलेगा भाई, प्रथम 10 तो शुरू से जो 10 है तो उसकी संख्या प्रथम 10 यानी संख्या 10 हो गई। इसका माध्य क्या दिया था आपका, 4.5 नहीं, हाँ 4.5 दिया, लिख लीजिए।
अब फिर जो शेष बच रहे हैं, तो भाई टोटल तो 40 है ना, 40 से 10 घटाइए तो 30 अभी बच गए। तो इन 30 का माध्य क्या दिया है, 3.5 दिया है। तो यहाँ से 10 का योग निकलेगा, यहाँ से 10 प्रेक्षण का योग निकलेगा, यहाँ से 30 प्रेक्षण का निकलेगा। कुल मिला दीजिएगा तो 40 प्रेक्षण का योग निकल जाएगा, और अगर 40 से भाग दे दीजिएगा तो औसत निकल जाएगा। ये अगर सब करिएगा तो 150 आएगा। इसमें 40 से भागा दीजिएगा तो आपका जो है 0 0 कट जाएगा, 15/4 आएगा। तो 4 दूना 4 3 12 और 30 बच गया, मतलब ये आपका 3.75 आएगा। तो पूरे सर्वेक्षण का जो एवरेज है वो इतना। देखिए प्रथम 10 का और माध्य दिया है 4.5, और शेष 30 का माध्य दिया है 3.5। तो पूरे 40 का पूछ रहा है, औसत माध्य क्या होगा, बड़ा बहुत आसान है। 40 का योग निकाल लीजिए, 40 से भाग दीजिए। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछे गए थे, और ये सभी यूनिक क्वेश्चन थे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लाइक करें दोस्तों, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।